लेकिन इसको मैंने क्लिप्स के अंदर बना बना के आप लोगों को प्रेजेंट किया है। अब जो है मैं सिर्फ और सिर्फ वही बता रहा हूँ जो यूएचएस ने पूछा हुआ है, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताता और एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ। अब जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीकेडी, ये कभी उसने एज सच नहीं पूछा कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सीकेडी का और उसने पूछा हो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट सीबीसी है, जिसमें आप एनीमिया को देख सकते हैं, पॉलीसाइथेमिया को देख सकते हैं, प्लेटलेट्स को देख सकते हैं और इन्फेक्शंस को भी देख सकते हैं। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किडनी जो फंक्शन है उन सबको आपने चेक करना है। फिर आपने जो है इसके अलावा आयरन स्टडी भी कर सकते हैं और फोलेट और विटामिन B12 लेवल भी करना है और एबीजीज करवाएं मेटाबॉलिक एसिडोसिस को देखने के लिए और ईसीजी करवाएं। आपने देखनी है कि ये पेशेंट को जो है वो आपके पेशेंट को हाइपरकैलेमिया तो नहीं है, और इसी तरह अल्ट्रासाउंड करवा के आपने देखना है कि उनका साइज श्रिंकन हुआ है या फिर उनकी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज तो नहीं है, कोई और एटियोलॉजी तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, स्टोन तो नहीं है, किस वजह से सीकेडी है ये अल्ट्रासाउंड बताएगा। फिर इसी तरह रीनल बायोप्सी करके आप जीएन जो काज होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सीकेडी की, वो वहां से आप पिक कर सकते हैं। इसी तरह बीएसआर लेवल भी करवा सकते हैं जिससे आपको आइडिया होगा। फिर कुछ टेस्ट होते हैं, हमने डायलिसिस के लिए प्रिपेयर करना होता है पेशेंट को, हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी करवाना है। अगर वो पहले वैक्सीनेटेड नहीं है बी के लिए तो फिर दोबारा उसकी वैक्सीनेशन भी करवाएं, फिर उसको डायलिसिस पे लेके जाना है और वहां प्लान करना है कि मशीनें जो है वो सेपरेट सेपरेट हों। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद मैनेजमेंट में मैं एक थोड़ी सी ओवरव्यू दे देता हूँ। ऐसे आप लोगों को पल्मोनरी एडिमा है जिसमें आपने डायूरेटिक्स देने हैं, प्रॉपर पेशेंट को करना है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। जो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है उसमें फ्लैश एडिमा होता है, आया और गया, इसको फ्लैश एडिमा कहते हैं। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के उसने पूछे भी हुए हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सोडा बाइकार्ब देना है और हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। एनीमिया का ट्रीटमेंट, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस को कैसे पिक करेंगे, ये ऐसे नहीं पिक की जाती है, इसलिए हर पेशेंट की, हर सीकेडी वाले पेशेंट की आपने प्रिकार्डियम को सुनना है, वहां आपको प्रिकार्डियल रब महसूस होगी, फील होगी, सुनाई देगी, प्रिकार्डियल पेरिकार्डियल रब। और पेरिकार्डियल रब जो है वो उससे ये हार्ड साइन होता है यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस का। ये आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू with uremic pericarditis, what will you find on examination? You will find uremic pericarditis, you will find cardiorrhea। उसके बाद रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, इसका पता है विटामिन डी की वजह से। फिर पीटीएच जो है वो सेकेंडरी या टर्शियरी तौर पे पीटीएच बढ़ जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, फॉस्फेट ज्यादा हो जाता है, उससे जो है फिर हमने ये एक तो एक्टिवेटेड विटामिन डी देना है अल्फा कैल्सिडोल, और उसके अलावा आपने कैल्शियम देना है पेशेंट को और फॉस्फेट बाइंडर देने हैं। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है एक, वो भी आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट टांगे मारता रहता है। इसके लिए जो सबसे अच्छी जो मेडिसिन होती है वो क्लोनाज़ेपाम होती है। उसके अलावा पेशेंट को जो है हम गाबापेंटिन या उसके अलावा ये जो आपकी जो कुनीन होती है ये उसके लिए मलेरिया के लिए देते हैं, ये भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए। इसने वैसे कभी पूछा नहीं है। और इस्कीमिक हार्ट डिजीज में अच्छा काज ऑफ डेथ इन सीकेडी ये पूछ सकता है एमसीक्यू, काज ऑफ डेथ इन सीकेडी इज इस्कीमिक हार्ट डिजीज। मोस्टली पेशेंट जो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज की वजह से जाते हैं। अब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये तो था हमारा जो कॉम्प्लिकेशन हो रही थी हम उसको ट्रीट कर रहे थे। व्हाट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, वो हम फिर ये करते हैं कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। उसकी दो ट्रीटमेंट होती है मोडेलिटी, एक है रीनल ट्रांसप्लांट और दूसरा होता है आपका डायलिसिस। अब रीनल ट्रांसप्लांट को तो हम ज्यादा नहीं स्टडी करते, उसको देखते क्योंकि आप लोगों के स्कोप से ज्यादा है और ना ही उन्होंने आप लोगों से पूछा है। जो डायलिसिस है उसने उसके बारे में मल्टीपल टाइम पूछा है। आपकी जो डायलिसिस है उसकी इंडिकेशंस उसने पूछी है, कंट्रा इंडिकेशंस पूछी हैं और कॉम्प्लिकेशंस पूछी हैं, वो ये पूछता रहता है। जो इमरजेंसी इंडिकेशंस होती हैं वो यूरिमिक इनकैफ है, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेजिस्टेंट टू मेडिसिन, हाइपरकैलेमिया रेजिस्टेंट टू मेडिसिन, पुल्मोनरी एडिमा रेजिस्टेंट टू मेडिसिन, ये आपकी इमरजेंसी में इंडिकेशंस हैं। और जो इलेक्टिव है कराने की इंडिकेशन, वो आपकी ईजीएफआर 10 से कम हो गई है तब भी करा सकते हैं। और आपके पेशेंट को जो है यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस वो तो एक्यूटली है, और इसी तरह पल्मोनरी एडिमा रेजिस्टेंट टू डायूरेटिक्स, हाइपरकैलेमिया रेजिस्टेंट टू डायूरेटिक्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेजिस्टेंस टू डायूरेटिक्स,
ये चीज़ें आपने ये सारी मेंशन करनी है। इसी तरह कुछ लोग यूरिया क्रिएटिनिन का भी 200 से यूरिया और क्रिएटिनिन 6.8 से ज़्यादा हो तब भी आपने करनी है डायलिसिस। तो ये डायलिसिस की इंडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फिर होती है पेरिटोनियल डायलिसिस या हीमोडायलिसिस। मोस्टली हम हीमोडायलिसिस करते हैं जो 3 or 4 टाइम वीक होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी का हम जो ज़्यादा कर सकते हैं और 3 to 4 आवर्स में इसका सेशन होते हैं और ये आईवी फेस्टुला बनवाना पड़ता है। उसके बाद ये डायलिसिस शुरू हो जाती है। आप डायलिसिस के जो आप कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हीमोडायलिसिस की, पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है और कंट्राइंडिकेशन भी एक ही है हाइपोटेंशन, बीपी कम है तो फिर आप हीमोडायलिसिस नहीं करते। और पेशेंट को ड्यूरिंग डायलिसिस अरिथमियाज हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि उसमें आपके जो आरबीसीज हैं वो भी ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं और प्लेटलेट की भी कमी होती है। तो इसलिए हेपरिन भी हम उस पेशेंट को दे रहे होते हैं। तो ब्लीडिंग डायलिसिस कि ये भी एक जो है डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन भी है और ब्लीडिंग डायलिसिस में इंडिकेशन भी है डायलिसिस की। तो ये इस तरह आपने पेशेंट को मैनेज करना। और डायलिसिस से लॉन्ग टर्म डायलिसिस एमाइलोडोसिस भी हो जाता है। मेरे ख्याल में ये आप लोगों से एमसीक्यू ने नहीं पूछा वैसे। और थ्रोम्बो एम्बोलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये आपको मैंने आज बताना था सीकेडी के बारे में। आई थिंक सीकेडी के बारे में आप लोगों को सब कुछ बता दिया। और यूरिन रिपोर्ट जो है वो अभी इसने नहीं बताई क्योंकि एकेआई में बतानी है और नेफ्रोटिक में बतानी है।